नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने शिक्षा जगत में खासकर शिक्षकों के बीच काफी कह सकते हैं बेचैनी पैदा की है। जी। ये है शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट की अनिवार्यता। और इसका असर हम खास तौर पर उन शिक्षकों के संदर्भ में देखेंगे जो मान लीजिए 10-15 साल या शायद उससे भी ज्यादा वक्त से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। हाँ, ये मुद्दा वाकई पेचीदा है और इसके कई अलग अलग पहलू हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं उसका आधार एक रिपोर्ट है जिसका टाइटल है टेट मैंडेट जुडिशियल रिव्यू ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। अच्छा। इसमें इस पूरे मामले के जो कानूनी दांव-पेच हैं और अदालतों ने इस पर क्या कहा है उसका काफी गहराई से विश्लेषण किया गया है। और जो सबसे बड़ा सवाल जो मुझे लगता है इस विश्लेषण के बिल्कुल केंद्र में है वो ये है कि भाई एक शिक्षक जो सालों पहले पूरी योग्यता के साथ भर्ती हुआ, इतने साल से अच्छा काम कर रहा है, क्या उसे अब अचानक से टेट पास करने को कहना, क्या ये सही है कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर और यहाँ तक कि व्यवहारिक तौर पर भी? बिल्कुल यही सवाल है और इसी सवाल की परतों को खोलना आज हमारी बातचीत का मकसद है। हम इसी रिपोर्ट के आधार पर देखेंगे कि भाई कानून क्या कहता है इस बारे में, सुप्रीम कोर्ट और दूसरे कोर्ट्स ने क्या रास्ता दिखाया है और इसके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं। और इसमें संविधान क्या कहता है वो भी अहम होगा, है ना? हाँ बिल्कुल, संवैधानिक सिद्धांत इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टेट की जरूरत आई कहाँ से, इसकी कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसकी जड़ें हमें मिलती हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम में, यानी आरटीई एक्ट 2009। हाँ, आरटीई एक्ट। जब ये ऐतिहासिक कानून आया तो इसका एक बहुत बड़ा मकसद था कि पूरे देश में स्कूली शिक्षा की जो क्वालिटी है उसमें सुधार लाया जाए। एक न्यूनतम स्तर तो हो कम से कम। गुणवत्ता सुधारना तो जरूरी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन इसके लिए टेट जैसा कदम कैसे उठाया गया, ये कनेक्शन कैसे बना? हाँ, तो यहीं पर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीटीई की भूमिका आती है। आरटीई एक्ट ने एनसीटीई को कुछ शक्तियां दी। अच्छा। उन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एनसीटीई ने 23 अगस्त 2010 को एक नोटिफिकेशन, एक अधिसूचना जारी की। ओके, 2010 में। जी। और इसी अधिसूचना ने कहा कि अगर किसी को शिक्षक बनना है तो उसके लिए टेट पास करना एक अनिवार्य न्यूनतम योग्यता होगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन। अच्छा, तो 2010 के बाद जो भी शिक्षक बनेंगे उन्हें टेट पास करना ही होगा। ये तो समझ आता है कि भाई नए टीचर्स एक स्टैंडर्ड पूरा करें। हाँ, इरादा तो यही था कि पूरे देश के स्कूलों में जो पढ़ा रहे हैं उनकी गुणवत्ता का एक बेसलाइन तय हो जाए। लेकिन झगड़ा तब शुरू हुआ या कहिए विवाद तब बढ़ा जब इस नियम को उन शिक्षकों पर भी लागू करने की बात हुई जो इस 2010 की अधिसूचना से कई साल पहले से नौकरी कर रहे थे। ओह। शायद 10-15 साल से पढ़ा रहे थे और जब उनकी भर्ती हुई थी तब के सारे नियम, सारी योग्यताएं वो पूरी करते थे। यही मामला फंसा। जो टीचर पहले से सिस्टम में है, सालों से पढ़ा रहे हैं, उन पर ये नया नियम क्यों? इसका कानूनी आधार क्या था? आरटीई एक्ट में ऐसा कुछ लिखा था? देखिए, आरटीई एक्ट की धारा 23 ये कहती है कि केंद्र सरकार एक एजेंसी तय करेगी जो शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता बताएगी। ठीक है। और इस केस में वो एजेंसी थी एनसीटीई। तो एनसीटीई ने अपनी इसी शक्ति का इस्तेमाल करके टेट को अनिवार्य बना दिया। तो देखा जाए तो कानूनी तौर पर एनसीटीई के पास ये करने का अधिकार तो था। ठीक है, अधिकार था। पर जब ये बात उन अनुभवी शिक्षकों तक पहुंची कि भाई अब आपको भी टेट देना है, तो उन्होंने जरूर ऐसे चुनौती दी होगी कोर्ट में। क्या कहा अदालतों ने? सुप्रीम कोर्ट का क्या नजरिया रहा इस पर? ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मामला कई बार अदालतों तक गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर काफी महत्वपूर्ण फैसले भी दिए हैं। जो रिपोर्ट हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें एक बड़े केस का जिक्र है, अंजुमन इशात-इ-तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य। इसका फैसला 2025 में आया। अच्छा, 2025 का केस है ये? हाँ, और ये केस इस मुद्दे को समझने के लिए बहुत अहम है। तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने इस अंजुमन इशात-इ-तालीम ट्रस्ट केस में? क्या टेट को सही ठहराया उन्होंने? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने टेट की वैधता को तो माना। कोर्ट ने कहा कि भाई सरकार और उसकी एजेंसियों को शिक्षा की क्वालिटी बेहतर करने के लिए मानक तय करने का पूरा हक है और टेट उसी दिशा में एक कदम है। आप इसे मनमाना नहीं कह सकते। तो फिर उन हजारों अनुभवी शिक्षकों का क्या हुआ जो सालों से पढ़ा रहे थे? क्या कोर्ट ने उनकी सिचुएशन को भी देखा? उनके करियर का सवाल था ये तो। हाँ, यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत कह सकते हैं समझदारी भरा संतुलन बनाने की कोशिश की। कोर्ट ने साफ कहा कि देखो, जो शिक्षक आरटीई कानून और एनसीटीई की 2010 वाली अधिसूचना आने से पहले नियुक्त हुए थे, हाँ, जो पहले से थे, उन्हें आप अचानक रातों रात सिर्फ इसलिए अयोग्य नहीं कह सकते कि उन्होंने अब टेट पास नहीं किया है।
ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। और सिस्टम में भी तो दिक्कत आएगी इससे। बिल्कुल, इससे पूरी व्यवस्था में अस्थिरता भी पैदा होगी। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात कही कोर्ट ने। तो फिर रास्ता क्या सुझाया उनके लिए? क्या उन्हें छूट दे दी? पूरी छूट तो नहीं दी, लेकिन एक व्यावहारिक हल निकाला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे जो पहले से नियुक्त शिक्षक हैं, उन्हें टेट पास करने के लिए मुनासिब वक्त मिलना चाहिए। कम से कम 2 साल का वक्त दिया जाए। अच्छा, 2 साल का समय। हाँ, ताकि उन्हें भी मौका मिले इस नई जरूरत के हिसाब से खुद को ढालने का, तैयारी करने का। और एक और दिलचस्प बात हुई, कोर्ट ने उन शिक्षकों के लिए थोड़ी और नरमी दिखाई जिनकी रिटायरमेंट में 5 साल से भी कम बचे थे। ओह, जिनका रिटायरमेंट करीब था। हाँ, कोर्ट ने कहा कि वे बिना टेट पास किए भी अपनी नौकरी जारी रख सकते हैं, उन्हें हटाने की जरूरत नहीं। लेकिन इसमें कोई पेच था? हाँ, एक पेच था। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अगर उन्हें सर्विस के दौरान प्रमोशन चाहिए तो उसके लिए फिर टेट पास करना जरूरी होगा। अच्छा, तो मतलब नौकरी बची रहेगी पर प्रमोशन के लिए टेट लगेगा। जी हाँ। तो अगर मैं समझी, सुप्रीम कोर्ट ने टेट को संवैधानिक माना, क्वालिटी के लिए जरूरी भी कहा, पर साथ ही पुराने टीचर्स के हितों का भी ध्यान रखा। उन्हें टाइम दिया, कुछ को खास छूट दी, एक तरह का बैलेंस बनाया। ये तो काफी संतुलित फैसला लगता है। बिल्कुल सही। ये फैसला दिखाता है कि कोर्ट ने पॉलिसी की जरूरत और व्यक्ति के साथ न्याय, इन दोनों के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश की। लेकिन ये अकेला मामला नहीं है। एक और जरूरी केस है प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत संघ। ये 2014 का है। प्रमति ट्रस्ट केस 2014 का। हाँ, और ये संविधान पीठ का फैसला था। इसका ताल्लुक अल्पसंख्यक संस्थानों से है। अल्पसंख्यक संस्थान, हाँ, संविधान उन्हें कुछ खास अधिकार देता है। तो इस केस में टीईटी का मुद्दा कैसे आया? इसमें मेन सवाल यही था कि क्या आरटीई एक्ट के जो प्रावधान हैं, जिनमें टीईटी की अनिवार्यता भी शामिल है, क्या वो संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को मिले अधिकारों का उल्लंघन करते हैं? मतलब क्या सरकार माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के टीचर्स पर भी टीईटी की शर्त लगा सकती है? ओहो, ये तो एक और ही लेयर जुड़ गई इसमें, कानूनी और संवैधानिक। क्या कहा कोर्ट ने इस पर? देखिए, 2014 के फैसले में संविधान पीठ ने ये तो कहा था कि आरटीई एक्ट की कुछ धाराएं अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होंगी, ताकि उनके अधिकार बचे रहें। ठीक है। लेकिन टेट की अनिवार्यता वाला जो मुद्दा था वो थोड़ा कह सकते हैं धुंधला रह गया। और मामला और दिलचस्प तब हो गया जब 2025 में, जैसा कि हमारी रिपोर्ट बताती है, सुप्रीम कोर्ट ने इसी सवाल को कि टेट अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू होगा या नहीं, हाँ बिल्कुल, इसी सवाल को और ज्यादा स्पष्टता के लिए एक बड़ी बेंच को भेज दिया है। तो इस खास पहलू पर मतलब फाइनल वर्डिक्ट अभी आना बाकी है, अभी अनिश्चितता है। यानी अल्पसंख्यक संस्थानों के मामले में तस्वीर अभी साफ होनी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा क्या किसी हाई कोर्ट ने भी इस पर, मतलब अनुभवी शिक्षकों के लिए टेट पर कुछ कहा है? कोई अहम टिप्पणी? हाँ, जो रिपोर्ट हम देख रहे हैं उसमें मद्रास हाईकोर्ट के 2030 के एक फैसले का जिक्र है, और वो काफी ध्यान देने लायक है। अच्छा, मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने बहुत साफ और कड़े शब्दों में कहा कि भाई, एक शिक्षक जो सालों से, बरसों से संतोषजनक काम कर रहा है, जिसके काम से स्कूल, बच्चे सब खुश हैं, उसे आप सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दें कि उसने बाद में आई टीईटी परीक्षा पास नहीं की। ये सरासर गलत है, अनुचित है और अन्यायपूर्ण है। तो मद्रास हाईकोर्ट ने क्या सुझाव दिया? कोई रास्ता बताया? हाईकोर्ट का मानना था कि सरकार को ऐसे अनुभवी शिक्षकों के मामलों को सहानुभूति से देखना चाहिए। या तो उन्हें इस जरूरत से खास छूट मिलनी चाहिए, या फिर उनके मूल्यांकन का कोई और तरीका निकालना चाहिए। कोई वैकल्पिक तरीका? हाँ, ऐसा तरीका जो उनके सालों के अनुभव को, क्लासरूम में उनके प्रदर्शन को भी वजन दे, ना कि सिर्फ एक परीक्षा के नंबर को। ये नजरिया अनुभव के महत्व को मानता है। ये जो अदालती नजरिए हैं, ये तो काफी हद तक अनुभवी शिक्षकों के पक्ष में दिखते हैं। कम से कम उन्हें प्रोटेक्शन देने की बात तो कर रहे हैं। अब अगर हम सिर्फ संवैधानिक नजरिए से देखें तो कौन से सिद्धांत हैं जो इन शिक्षकों की बात को मजबूत करते हैं? रिपोर्ट में इस बारे में क्या कहा गया है? रिपोर्ट कई अहम संवैधानिक सिद्धांतों का जिक्र करती है जो यहाँ लागू होते हैं। सबसे पहला तो है संविधान का अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार? हाँ, कानून के सामने बराबरी और कानूनों का समान संरक्षण। ये यहाँ कैसे लगता है? क्या ये कहा जा रहा है कि अनुभवी और नए शिक्षकों से अलग बर्ताव हो? नहीं, बल्कि तर्क ये है कि एक शिक्षक जो 10-15 साल से अच्छा काम कर रहा है, उसे आपने भर्ती के कई साल बाद एक नया नियम लाकर अचानक अयोग्य कह दिया। ये मनमाना हो सकता है, आर्बिट्रेरी। अच्छा, मतलब ये आर्बिट्रेरी हो सकता है। हाँ, ये उन लोगों के साथ एक तरह का असमान बर्ताव है जिन्होंने उस वक्त के नियमों के तहत नौकरी शुरू की थी।
एकदम से नियम बदलकर उन्हें नुकसान पहुंचाना ये समानता के सिद्धांत पर सवाल खड़ा करता है। ये बात समझ आती है। और नौकरी की सुरक्षा से जुड़ा भी कोई संवैधानिक पहलू है क्या? हाँ, अनुच्छेद 311 है। ये मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से मनमाने ढंग से हटाने के खिलाफ एक प्रक्रियात्मक सुरक्षा देता है। प्रोसीजरल सेफगार्ड। जी। अब ये सीधे सीधे शायद सभी शिक्षकों पर लागू ना हो, खासकर प्राइवेट स्कूलों में, लेकिन इसका जो मूल सिद्धांत है कि किसी को भी बिना सही प्रक्रिया और सुनवाई का मौका दिए नौकरी से नहीं हटाना चाहिए, ये एक बड़ा न्यायिक सिद्धांत है। तो टेट पास ना करने पर बिना सोचे समझे एक्शन लेना इस सिद्धांत की भावना के खिलाफ जा सकता है। प्रक्रियात्मक सुरक्षा तो जरूरी है, लेकिन जिन नियमों के तहत उनकी भर्ती हुई थी उनका क्या वो ये उम्मीद नहीं कर सकते थे कि वही नियम लागू रहेंगे? बिल्कुल कर सकते थे, और यहीं पर दो और महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत आते हैं जिनका जिक्र रिपोर्ट करती है। पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन मतलब वाजिब उम्मीद। हाँ, वाजिब उम्मीद का सिद्धांत। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को सरकार या प्रशासन की किसी नीति या काम से कोई वाजिब उम्मीद बन गई है, तो प्रशासन को आमतौर पर उस उम्मीद का सम्मान करना चाहिए जब तक कि कोई बहुत बड़ा सार्वजनिक हित उसके खिलाफ ना हो। तो सालों से काम कर रहे शिक्षक उम्मीद कर सकते थे कि उनकी सर्विस शर्तें पुरानी ही रहेंगी? हाँ, वाजिब तौर पर ही उम्मीद कर सकते थे कि उनकी नौकरी नियुक्ति के समय के नियमों से ही चलेगी। बीच में नियम बदलना, वो भी ऐसे कि उन्हें नुकसान हो, ये सिद्धांत के हिसाब से ठीक नहीं। यानी ये कुछ ऐसा हुआ कि आपने किसी को एक रूल पर नौकरी दी और बाद में रूल बदलकर कह दिया कि अब आप फिट नहीं है, जबकि वो सालों से अच्छा काम कर रहा था। हाँ, कुछ वैसा ही। और इसी से जुड़ा दूसरा सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल। प्रॉमिसरी एस्टॉपल ये क्या है? वचन विबंधन का सिद्धांत ये कहता है कि अगर एक पार्टी ने, जैसे सरकार या स्कूल मैनेजमेंट ने, दूसरी पार्टी से कोई साफ वादा किया है या कोई ऐसी बात कही है जिस पर भरोसा करके दूसरी पार्टी ने कोई काम किया है, जैसे नौकरी ज्वाइन की, हाँ, या सालों तक नौकरी की, तो पहली पार्टी बाद में अपने वादे से मुकर नहीं सकती अगर ऐसा करने से दूसरी पार्टी को नुकसान होता हो। नियुक्ति के समय की जो योग्यता शर्तें थी, उन्हें एक तरह का वादा या प्रतिनिधित्व माना जा सकता है। ये कानूनी सिद्धांत तो काफी वजनदार लगते हैं। सीधी भाषा में कहें तो ये क्या कहते हैं? सीधी भाषा में कहें तो ये सिद्धांत इस बात पर जोर देते हैं कि सिस्टम में एक स्थिरता होनी चाहिए। प्रशासन को मनमाने ढंग से या पीछे जाकर लागू होने वाले रेट्रोस्पेक्टिव नियम नहीं बदलने चाहिए, जिनसे उन लोगों के अधिकार छिन जाएं जिन्होंने मौजूदा सिस्टम पर भरोसा करके काम किया है। मतलब सरकार या नियोक्ता अपने ही वादे या पुराने नियमों से एकदम पलट नहीं सकते, खासकर जब लोगों ने उन पर भरोसा करके अपनी जिंदगी के कई साल सेवा में दिए हों। ये तो हो गए कानूनी और संवैधानिक तर्क, लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत देखें प्रैक्टिकल नजरिए से, तो इन अनुभवी शिक्षकों के पक्ष में क्या दलीलें हैं? रिपोर्ट इस पर क्या कहती है? सबसे बड़ी दलील, और शायद सबसे भावनात्मक भी, उनके अनुभव की है। रिपोर्ट ये सवाल उठाती है कि क्या 10-15 साल क्लासरूम में पढ़ाने का, बच्चों को संभालने का, शिक्षा की रोजमर्रा की चुनौतियों से जूझने का जो वास्तविक अनुभव है, क्या वो अपने आप में एक बहुत बड़ी योग्यता नहीं है? हाँ, ये तो बहुत वाजिब सवाल है। क्या इस अनुभव को आप सिर्फ एक स्टैंडर्डाइज्ड लिखित परीक्षा से कम मान सकते हैं? अनुभव का मूल्य तो हर फील्ड में होता है। दूसरा तर्क जुड़ा है उनके प्रदर्शन से। रिपोर्ट कहती है कि अगर कोई शिक्षक इतने सालों से लगातार अच्छा काम कर रहा है, उसके पढ़ाए बच्चों के नतीजे अच्छे आ रहे हैं, स्कूल मैनेजमेंट, पेरेंट्स सब उसके काम से खुश हैं, तो फिर उसे एक और परीक्षा पास करने के लिए मजबूर करने का मतलब क्या है? सही बात है। उसका सालों का काम ही उसकी योग्यता का सबसे बड़ा सबूत होना चाहिए, है ना? और इसमें एक नीतिगत विरोधाभास भी है, जैसा आपने पहले इशारा किया था। हाँ, रिपोर्ट इस पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी को भी हाईलाइट करती है। एक तरफ हमारी शिक्षा नीतियां बार-बार कहती हैं कि अनुभवी शिक्षकों का ज्ञान, उनकी मेंटरशिप बहुत जरूरी है। हाँ, अनुभव को महत्व देने की बात होती है। और दूसरी तरफ वही सिस्टम उन्हीं अनुभवी शिक्षकों को एक परीक्षा में फेल होने पर अयोग्य मानकर बाहर करने का रास्ता बना देता है। ये जो विरोधाभास है, ये नीति की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठाता है। तो अगर हम अब तक की पूरी बातचीत और रिपोर्ट में जो अदालती दिशा बताई गई है उसे समेटें, तो सार क्या निकलता है? कोर्ट्स किस तरफ झुकते दिख रहे हैं? रिपोर्ट के विश्लेषण से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि देखिए, न्यायपालिका ने, खासकर सुप्रीम कोर्ट ने, टेट की अनिवार्यता को सिद्धांत रूप में तो मान लिया है। हाँ, उसे वैध माना है। उसे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का एक ठीक तरीका माना है। लेकिन जब बात उन शिक्षकों की आती है जो इस नियम के आने से पहले से नौकरी में थे, तो अदालतों का रवैया काफी सहानुभूति वाला और व्यावहारिक रहा है। अच्छा, वे इन शिक्षकों के अधिकारों और उनकी नौकरी की निरंतरता को काफी महत्व दे रहे हैं। यानी कोर्ट्स का जोर संतुलन साधने पर है। हाँ,
बिल्कुल। कोर्ट्स ने साफ संकेत दिए हैं कि इन अनुभवी शिक्षकों को या तो टेट पास करने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए या उनकी खास परिस्थितियों, जैसे रिटायरमेंट करीब है, को ध्यान में रखकर छूट मिलनी चाहिए। या फिर कोई और तरीका हो मूल्यांकन का। हाँ, या फिर उनके मूल्यांकन के लिए कोई और तरीका सोचना चाहिए जो उनके अनुभव को भी पहचाने। उन्हें सीधे सीधे अयोग्य मानकर हटा देना, इसे अदालतें सही नहीं मान रही हैं। चलिए अब इस पूरी गहरी और जरूरी बातचीत के जो मुख्य निष्कर्ष हैं उन्हें एक साथ देखते हैं। वो कौन सी खास बातें हैं जिन्हें हमारे सुनने वालों को इस जटिल मुद्दे के बारे में ध्यान रखना चाहिए। पहली और सबसे जरूरी बात, टीएट की अनिवार्यता, मतलब ये जो रिक्वायरमेंट है, ये एक कानूनी हकीकत है। एनसीटीई ने इसे आरटीई एक्ट के तहत लागू किया है और अदालतों ने भी इसे आम तौर पर ठीक माना है। लेकिन इसका पूर्वव्यापी प्रभाव, यानी इसे पहले से नौकरी कर रहे शिक्षकों पर लागू करना, यहीं से सारी दिक्कतें और विवाद शुरू होते हैं। ये हुई पहली बात। दूसरी अहम बात क्या है? दूसरी बात यह है कि न्यायपालिका ने, खासकर सुप्रीम कोर्ट और कुछ हाई कोर्ट्स ने, अनुभवी शिक्षकों के प्रति एक संरक्षणवादी, मतलब प्रोटेक्टिव रवैया अपनाया है। हाँ, उन्हें बचाने की कोशिश की है। हाँ, उन्होंने माना है कि इन शिक्षकों के अधिकार, उनकी नौकरी की शर्तें और उनकी जो वाजिब उम्मीदें थीं नौकरी से, उनका सम्मान होना चाहिए। इसीलिए उन्हें ज़्यादा समय देना, कुछ शर्तों के साथ छूट देना या वैकल्पिक मूल्यांकन का सुझाव देना, ये सब उसी दिशा में कदम है। और संवैधानिक सिद्धांतों का क्या निचोड़ है? संवैधानिक सिद्धांत जैसे अनुच्छेद 14 में समानता और मनमानेपन पर रोक, अनुच्छेद 311 में सरकारी कर्मचारियों के लिए नौकरी की सुरक्षा और सामान्य कानून के सिद्धांत जैसे वाजिब उम्मीद और वचन विबंधन, ये सब मिलकर एक मजबूत तर्क देते हैं कि सालों से काम कर रहे शिक्षकों को अचानक एक नई परीक्षा के आधार पर अयोग्य ठहराना शायद संविधान की भावना के हिसाब से ठीक नहीं है। और अंत में ये जो हमारी स्रोत रिपोर्ट है, टेट मैंडेट जुडिशियल रिव्यू, इसका अपना फाइनल निष्कर्ष क्या है? वो किस नतीजे पे पहुंचती है? रिपोर्ट का निष्कर्ष काफी साफ और मजबूत है। वो ये तर्क देती है कि अगर कोई शिक्षक 10-15 साल से संतोषजनक काम कर रहा है, उसकी शुरुआती भर्ती पूरी योग्यता और मेरिट के आधार पर हुई थी, तो उसे दोबारा टेट परीक्षा पास करने के लिए मजबूर करना ये सही नहीं है। हाँ, ये न सिर्फ न्यायिक और संवैधानिक रूप से गलत है, बल्कि मानवीय नजरिए से भी ये ठीक नहीं है। रिपोर्ट ये भी इशारा करती है कि शायद इस तरह की पॉलिसी से क्वालिटी बढ़े ना बढ़े, पर अनुभवी शिक्षकों का मनोबल जरूर गिरेगा, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचेगी। बिल्कुल। रिपोर्ट मानती है कि ऐसे अनुभवी शिक्षकों को बार बार अपनी योग्यता साबित करने के लिए कहना, ये उनके सालों के योगदान को नकारने जैसा है। ये उनकी गरिमा को चोट पहुंचाता है। इसीलिए रिपोर्ट का सुझाव है कि सरकार को ऐसे शिक्षकों के लिए या तो पूरी छूट, एग्जेम्पशन के बारे में सोचना चाहिए, या कोई और रास्ता। हाँ, या फिर उनके अनुभव के आधार पर मूल्यांकन की कोई बराबरी की प्रणाली, एक्सपीरियंस बेस्ड इक्विवेलेंस, बनानी चाहिए। ये पूरी चर्चा, ये कानूनी पहलू, मानवीय पहलू, ये सब मिलकर हमें एक ज्यादा बड़े और शायद ज्यादा बुनियादी सवाल की तरफ ले जाते हैं। कौन सा सवाल? यही कि हम शिक्षा में गुणवत्ता को आंकते कैसे हैं। ये जो स्टैंडर्डाइज्ड परीक्षाएं हैं जैसे टेट और जो सालों का व्यवहारिक अनुभव है क्लासरूम का, इनके बीच सही तालमेल कैसे बिठाया जाए? ये तो बड़ा सवाल है। क्या एक अकेली परीक्षा वाकई किसी अनुभवी शिक्षक की पूरी काबिलियत, बच्चों पर उसके असर और उसकी असल पढ़ाने की कला को नाप सकती है? या फिर हमें मूल्यांकन के ऐसे तरीके खोजने की जरूरत है जो अनुभव को भी उसका सही हक दें, ना कि उसे किनारे कर दें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद और सोचने और बातचीत करने की जरूरत है, ताकि हमारी नीतियां असरदार भी हों और सबके लिए न्यायपूर्ण भी।